A Farewell to Arms by Ernest Hemingway। A Farewell to Arms नॉवल की समरी को डिस्कस करने से पहले हमने अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे की कंप्लीट बायोग्राफी को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो सारे का सारा नॉवल है A Farewell to Arms ये उसके ऊपर ही बेस्ड करता है। सिर्फ जो अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे हैं इन्होंने जो करेक्टर्स के नाम है वो तब्दील कर दिए हैं, बाकी जो इनके साथ इनकी लाइफ के अंदर जिस तरह से एक लड़की है उसने इसे छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें इसने इस नॉवल के अंदर डिस्क्राइब की हुई है। जिस तरह बाज़ टाइम हमसे कोई मिस्टेक हो जाए और हमें फिर पता नहीं चल रहा होता कि ये दुरुस्त है या गलत है, ये मैंने ठीक कर दिया या गलत कर दिया है, तो ऐसे हालात में हम ना फिर किसी से पूछते हैं, अच्छा यार मेरा एक दोस्त था उसने इस तरह से किया, यानी अपने आप को दरमियान में से हटा देते हैं और किसी और का नाम लेकर दूसरे से पूछते हैं ताकि जजमेंट हो सके कि ये आया का काम मैंने दुरुस्त किया है या इसका क्या फीडबैक मुझे मिलता है। तो वो फिर जिस तरह से कमेंट करता है उसको हम अपने जो मॉरल्स हैं, जो हमने काम से रिजल्ट निकाले होते हैं अपना को उल्टा सीधा करके उसके साथ मिलाते हैं। तो इसी तरह अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे ने अपनी लाइफ बायोग्राफी के अंदर जो काम किए हैं ना, इस नॉवल के अंदर सिर्फ इसने करेक्टर्स चेंज कर दिए हैं और सारे काम वही हैं जो इसने अपनी लाइफ बायोग्राफी के अंदर किए हुए हैं। लेकिन मुझे पता है कि कुछ डियर एंड रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वो लाइफ बायोग्राफी वाली वीडियो कोई नहीं देखनी, क्योंकि वो मेरी तरह शायद पेपरों के दिनों में ही आउटलाइन को सर्च कर रहे हैं। तो इसलिए उनके लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट देता चलूँ ताकि इस नॉवल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर रहे। अब ना जब हमने इसकी अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे की बायोग्राफी को देखा था तो इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि इसको ना बचपन ही से आर्मी में जाने का बड़ा शौक होता है, लेकिन जो इसकी आई साइट होती है ना वो पुअर होती है, जिसकी वजह से 1917 के अंदर जब ये अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है ना और बार बार आर्मी के अंदर अप्लाई करता है कि मुझे सोल्जर रख लो, मुझे रख लो, वो हर दफ़ा ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई आपकी जो आई साइट है, आपका जो आंखों की देखने की पावर है वो बड़ी कमज़ोर है, हम आपको नहीं रख सकते। और फिर इस तरह से ना जब ये बाज़न हो जाते से पता चल जाता है कि अब नहीं मुझे इन्होंने रखना, तो फिर एक चैनल के अंदर जाके ये न्यूज़ कास्टर यानी कि न्यूज़पेपर एक द स्टार चैनल होता है, तो वहाँ पे जाके ये न्यूज़ की रिपोर्टिंग करना शुरू कर देता है। और इसी के दौरान ना वर्ल्ड वॉर 1 लग जाती है, और जब वर्ल्ड वॉर 1 लग जाती है तो फिर ये जाता है आर्मी वालों के पास, अब भी मुझे रख लो, अब तो आपको इतने सोल्जर्स की ज़रूरत है। तो वो कहते हैं नहीं, रखना तो हमने तुम्हें कोई नहीं, क्योंकि टेस्ट के अंदर जो रूल्स होते हैं, जो आर्मी के रूल्स हैं वो तो वही रहेंगे, तो तुम जाओ। तो फिर हमारे अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे एक रेड क्रॉस सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं। ये एक बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए यानी सोशल वर्क किया करती है। और ये ना जंग के अंदर यानी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर जो भी सोल्जर जख्मी हो जाते हैं ये उनको मरहम पट्टी करते हैं, और इसके अलावा जो मेडिकल मटेरियल्स है ये उनको प्रोवाइड करते हैं। तो इनको बड़ा शौक होता है, तो ये ना रेड क्रॉस सोसाइटी जो होती है, रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। और वहाँ पे इन्हें दिया जाता है काम करने के लिए कि आप एक एम्बुलेंस के ड्राइवर बन जाएं और जो भी जंग के अंदर जख्मी वगैरह होंगे उनको एम्बुलेंस के ऊपर डालकर आपने यहाँ हॉस्पिटल तक लेके आना है। तो ये कहते हैं ठीक है मैं ये करूँगा। तो ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब जो अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस होती हैं वो रेड क्रॉस सोसाइटी को कहती हैं कि हमें ज़रूरत है ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ आपके बंदों की, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोल्जर्स जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, क्योंकि इटली के ऊपर जर्मनी ने बड़ा तेज़ी से हमला कर दिया है, वहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो इसलिए अपने जो आपके वर्कर्स हैं जो सोशल वर्क कर रहे हैं इनको भेजें आप ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ। तो ये जो हमारे अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे हैं 1918 के अंदर फिर ये जाते हैं ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ। तो जब ये वहां पर जाते हैं सोल्जर्स को बचाते हुए इनको भी घुटने के ऊपर चोट लग जाती है, फिर इन्हें मिलान हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया जाता है। वहां पे ना एक नर्स होती है जो कि इसी रेड क्रॉस सोसाइटी के अंदर काम कर रही होती है, यानी इनके साथ वो भी फ्लावर बबूल का काम कर रही होती है, उसका नाम एग्नीज होता है। अब इसको उससे प्यार हो जाता है और जो एग्नीज होती है वो भी इसे पसंद करना शुरू कर देती है। और फिर ना जब ये वहाँ से ठीक हो जाते हैं तो इनको दोबारा ज़ाहरी बात है कि वहाँ सोल्जर्स की मरहम पट्टी करने के लिए मैदान जंग के अंदर आना पड़ेगा। तो ये एग्नीज से कहते हैं एग्नीज मैं अब जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड वार जैसी ही ख़त्म होगी ना हमने शादी कर लेनी है, मुझे तुमसे बड़ा प्यार। एग्नीज कहती हाँ ठीक है तुम ठीक हो गए, अब जाओ हम शादी ज़रूर करेंगे। लेकिन बाद में एग्नीज लड़की है ना अपने वादे से मुकर जाती है और ये लेटर लिखती है हमारे अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे को कि अर्निएस्ट मिलर हेमिंगवे
मैं एक इटालियन ऑफिसर के साथ एंगेजमेंट कर ली है, यानी उससे मेरी मंगनी हो गई है, अब मुझे भूल जाओ। जब ये लेटर पढ़ते हैं अर्नियस्ट मिलर हेमिंग्वे तो ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, दिल टूट जाता है। तो फिर ये कलम उठाते हैं और ये जितने भी नॉवेल्स वगैरह हैं, यानी जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं वर्ल्ड वार 1 के बाद, ये लिखना धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं और बड़े फेमस हो जाते हैं। तो ये मैंने इनकी ब्रीफ सी बायोग्राफी आपको मेन वाली वो बताई है, जो अब इस नॉवल के अंदर आप देखेंगे कि यार ये तो सेम ही वही लिख रहा है जो इसके साथ हुआ है। आ फेयरवेल टू आर्म्स के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। हमें पता है कि जॉनरा के एतबार से आ फेयरवेल टू आर्म्स एक नॉवल है और नॉवल के अंदर काफ़ी कैरेक्टर हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो मेन कैरेक्टर्स हैं यानी प्रोटैगनिस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो इस नॉवल के माइनर कैरेक्टर्स हैं यानी जिनका थोड़ा बहुत काम है नॉवल के अंदर, उनको फिर ना साथ साथ समझते जाएंगे। तो आपने परेशान नहीं होना कि इतने थोड़े से कैरेक्टर्स इसने बता दिए। जो माइनर कैरेक्टर हैं वो आगे जैसे जैसे आते जाएंगे उनके वर्क को देखते जाएंगे और उन्हें साइड पे करते जाएंगे। और याद रखिएगा कि ये सारे का सारा नॉवल वर्ल्ड वार 1 से ही रिलेटेड है। फ्रेडरिक हेनरी जो कि इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है यानी हीरो है, सारे नॉवल ने इसके इर्द गिर्द ही घूमना है, और ये एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर वर्ल्ड वार 1 के अंदर वर्क कर रहा है। और एम्बुलेंस की जो मैंने बताया था ना कि अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे को भी अपने लाइफ पीरियड के अंदर सोल्जर के तौर पर कोई नहीं लिया गया था फौज के अंदर, यानी जो अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस थी उन्होंने पोर आईसाइड की वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये नॉवल के अंदर भी वही रोना रो रहा है कि इसका जो मेन कैरेक्टर फ्रेडरिक हेनरी है वो भी एक एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर ही इंडिकेट किया गया है। और ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स है ना, इनके अंदर ये एक सेकंड लेफ्टिनेंट का ओहदा रखता है। नॉवल की दूसरी मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट कैथरीन बार्कले हैं। ये एक ब्रिटिश नर्स है जो कि हॉस्पिटल के अंदर जो सोल्जर जख्मी होकर आ रहे हैं उनकी मरहम पट्टी कर रही है। और तीसरे नंबर पे हैं द प्रीस्ट जो कि हमारे प्रोटैगनिस्ट हेनरी फ्रेडरिक के एक दोस्त हैं, और ये इनको प्रीस्ट पादरी होते हैं ना, तो ये इनको स्पिरिचुअल लेक्चर ही देते रहते हैं, यानी ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है, आप खिदमत कर रहे हो, आपने हेवन के अंदर चले जाना है, आप बख्शे जाओगे, वाह वाह कमाल बंदे हो आप। तो ये प्रीस्ट इनको इस तरह की बातें बताता रहता है इनका दोस्त ही। और इनका एक और दोस्त होता है रिनाल्डी, और ये हेनरी फ्रेडरिक का एक समझ लें जिस तरह से गुड एंजल और बैड एंजल होते हैं ना, तो ये उसको ना उल्टे ही मशवरे दिया करता है। ये इसको बार के अंदर लेकर जाता है और उसे कहता है जंग से यार बड़े परेशान हो गए हैं, तो वहाँ पे ये इसके लड़कियों के साथ यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में इसकी मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रीस्ट होता है वो इसको स्पिरिचुअल वैल्यूज़ बताता रहता है। और ये जो रिनाल्डी है ये एक इटालियन सोल्जर होता है। तो ये इटालियन सोल्जर और ये अमेरिकन सोल्जर मीन्स ये कि जो फ्रेडरिक हेनरी है ये तो एक एम्बुलेंस ड्राइवर है और ये तो अमेरिकन होता है, लेकिन जो ये रिनाल्डी है ये तो इटालियन ऑफिसर है। तो ये इसके साथ क्या कर रहा है, ये भी सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से इसके पास आया है। तो बस आपने अभी के लिए यही याद रख रहना है कि रिनाल्डी जो है जो एक इसका दोस्त है, ये इसको बार्स वगैरह में लेकर जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिनाल्डी एक सर्जन भी है, सर्जन डॉक्टर भी है। और जो प्रीस्ट है ये इसको अच्छी बातें बताता है। और जो कैथरीन बार्कले है ये नर्स है फ्रेडरिक हेनरी की, ये वाइफ बनेगी, यानी इसकी बिलव्ड बनेगी, फिर वाइफ बनेगी। नॉवल के मेन कैरेक्टर्स को जानने के बाद इसकी समरी को डिस्कस करते हैं। तो नॉवल कुछ इस तरह से शुरू होता है कि विंटर का मौसम होता है, यानी फुल सर्दी का मौसम है। और जो फ्रेडरिक हेनरी है ये अपने दोस्त रिनाल्डी के साथ एक बार के अंदर आया हुआ है। अब ये बार के अंदर क्यों आए हुए हैं, ये तो वर्ल्ड वार 1 से रिलेटेड है सारा नॉवल। तो ये बार के अंदर क्या कर रहे हैं, हुआ कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड वार 1 चल रही है, लेकिन कुछ देर के लिए ना फ्रेडरिक हेनरी और रिनाल्डी को एक गैप दिया गया है वर्ल्ड वार 1 से। जब बंदा देखता है ना कि हर तरफ कत्लो गारत, फायरिंग हो रही है, लोग मर रहे हैं, मरा रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है, तो इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। इसी वजह से जो इस नॉवल के राइटर हैं अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, इन्होंने वर्ल्ड वार 1 के अंदर वर्क तो किया लेकिन फिर इन्होंने सुसाइड की थी एंजाइटी और डिप्रेशन से तंग आकर। बाद में जब ये सोचते थे ना कि वर्ल्ड वार 1 के अंदर ये था, ये मैं किस तरह की सिचुएशन के अंदर रहा, तो इसने फिर ना खुद को मार दिया था। तो खैर वो तो बात अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे की है। तो अब हम सिर्फ इसकी समरी तक ही रहेंगे। एक बार के अंदर फ्रेडरिक हेनरी और रिनाल्डी ये दोनों डांस कर रहे होते हैं, फुल इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, यानी वर्ल्ड वार 1 चल रही है लेकिन इनको थोड़ा सा गैप दिया गया है कि जाओ थोड़ा सा इंजॉय करो, अपनी एंजाइटी और डिप्रेशन को थोड़ा कम करो, रिड्यूस करो, मेंटेन करो। तो जब ये वहाँ पर बार के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक लड़की होती है कैथरीन बार्कले जो कि इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट है, यानी फ्रेडरिक हेनरी वे की बिलव्ड बनेगी। और ये एक
ब्रिटिश वूमेन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो रिनाल्डी है ये एक इटालियन ऑफिसर है, जो फ्रेडरिक हेनरी है ये एक अमेरिकन है, और जो कैथरीन बार्कले है ये एक ब्रिटिश वूमेन है, यानी एक यूरोप से तल्लक रखने वाली, इंग्लैंड से हो सकता है इसका तल्लक, यानी ये एक इंग्लिश वूमेन है। अब विंटर का मौसम है और ये सारे एक बार के अंदर बड़ा डांस कर रहे होते हैं, एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। रिनाल्डी की नज़र पड़ती है कैथरीन बार्कले के ऊपर और ये थोड़ी सैड सी नज़र आती है, यानी जिस तरह से इंसान अकेला नहीं होता तो ये इसकी तरफ इंटरेस्टेड हो जाता है। याद रखें कि रिनाल्डी इसकी तरफ पहले इंटरेस्टेड होता है, लेकिन आगे नॉवल के अंदर ये नहीं बताया गया कि ये कहाँ पर चला गया, लेकिन शुरू के अंदर यही बताया गया है कि रिनाल्डी इसकी तरफ पहले इंटरेस्टेड हुआ है। और ये रिनाल्डी कहता है फ्रेडरिक हेनरी को कि यार वो देख सामने एक लड़की खड़ी है, सारे नाच नूच रहे हैं, तो ये थोड़ी सी सैड नहीं। तो फ्रेडरिक हेनरी इसके पास जाता है और कैथरीन बार्कले, जो कि पहले ये चाह रही होती हैं कि कोई उसके साथ बात करे ताकि वो भी अपना जो दुख है किसी को बता सके। फ्रेडरिक हेनरी जब कैथरीन बार्कले से पूछता है कि आप थोड़ी सी सैड लग रही हैं, तो ये बताती है कि मेरा फियांसी जो कि 1 साल पहले इसी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर मर गया है और अब मैं बड़ी अकेली हो गई हूँ। वो मुझसे बड़ा प्यार करता था, मैं भी उससे बड़ा प्यार करती थी। तो फ्रेडरिक हेनरी वो भी कुछ इस तरह से ही होता है, तो वो कहता है कि देखो वर्ल्ड वॉर 1 चल रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आप छोड़ें, बस वो उससे जाना था चले गए, अब आप हेवन में जाके दोबारा मिल लेना, उनसे जपियाँ डाल लेना, तो अब जो यहाँ पे मौजूद है उसकी तो कदर करो। तो फ्रेडरिक हेनरी कहता है कि मैं हूँ ना आपके साथ, क्यों टेंशन ले रही हो। तो ये फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले के दरमियान जो दूरियां हैं वो नज़दीकियों के अंदर बदल जाती हैं और ये दोनों एक दूसरे को अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर करते हैं और एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। इतने में अमेरिकन मिलिट्रीज़ की तरफ से अनाउंसमेंट होती है कि जो सोल्जर्स भी कहीं टूर पर या कहीं बाहर में गए हुए हैं वो तमाम के तमाम वापस आ जाएं, क्योंकि जो जर्मनी है इसने इटली के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त हमला कर दिया है और बॉम्बिंग भी शुरू कर दी है। हमें सोल्जर्स की, सोशल वर्कर की, सबकी ज़रूरत पड़ गई है। तो ये सुनते ही फ्रेडरिक हेनरी और ये जो सारे होते हैं ये भागते हैं मिलिट्री अनाउंसमेंट की तरफ कि हमारी ड्यूटीज़ अब देखो कहाँ कहाँ पे लगाती हैं। जो नर्स है ये यानी कैथरीन बार्कले ये भी बार को लीव करती है और सारे एक दफ़ा से अलहदा अलहदा हो जाते हैं। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रेडरिक हेनरी जो कि एक अमेरिकन है, अमेरिका के ऊपर जर्मनी हमला करे तो बात समझ में आती है, अब ये इटली के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है जर्मनी, तो ये अमेरिका कह रहा है कि भागो जाके फौजें उधर भी लड़ो। तो वर्ल्ड वार 1 वाला लेक्चर जिन दोस्तों ने, जिन स्टूडेंट्स ने सुना होगा उनको फुली समझ आ जाएगी कि जो वर्ल्ड वार 1 थी ये कोई 2 मुल्कों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये सारी दुनिया की लड़ाई थी। इसके अंदर जितने भी दुनिया के अंदर मुल्क थे ना वो सारे 2 ग्रुप के अंदर डिवाइड हो गए थे। यानी जब जर्मनी ने हमला किया ना इटली के ऊपर तो फिर अमेरिका उसका फ्रेंड कंट्री था। यार वो स्लाइड लेके आई, क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं समझ रही है तो क्या हुआ। हाँ ये देखें अमेरिका और इटली ग्रुप के अंदर आ रहे हैं और दूसरी तरफ जो ग्रुप है इसके अंदर ये जर्मनी और इसके दूसरे मुल्क हैं। तो ये इस तरह से ना एक दूसरे की सपोर्ट करते थे, वो उसके मुल्क के ऊपर हमला करता था तो उसके जो फ्रेंड मुल्क थे वो उसको बचाने में लग जाते थे। तो इसी तरह से जब जर्मनी ने इटली के ऊपर हमला किया तो फ्रेडरिक हेनरी और सब को उधर की तरफ भेज दिया गया। अब फ्रेडरिक हेनरी जब इटालियन फोर्सेस के पास जाते हैं तो जर्मनी ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इटली के ऊपर हमला किया होता है और बॉम्बिंग वगैरह कर रहा होता है। ये सोल्जर्स को बचाते हुए इनको भी चोट लग जाती है, ये भी ज़ख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें क्रीपी हॉस्पिटल, मिलान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कर दिया जाता है। और जो कैथरीन बार्कले जिनके साथ इनकी मुलाकात हुई थी एक क्लब के अंदर, एक बाग के अंदर, उनका भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि आप भी जाएँ इटली की तरफ और वहाँ मिलान हॉस्पिटल के अंदर। तो फिर ये दोबारा से हो गया ना रीयूनाइटेड, दोबारा से इनकी मुलाकात हो जाती है। फ्रेडरिक हेनरी को लगी चोट और वो भी मिलान हॉस्पिटल के अंदर, और कैथरीन बार्कले का हो गया वहाँ पे ट्रांसफ़र, तो वो भी हॉस्पिटल के अंदर। अब जब दोबारा से इनकी मुलाकात होती है तो वो पहली मुलाकात से ज़ाहिरी बात है स्ट्रॉन्ग होती है। फ्रेडरिक हेनरी को चोट लगी होती है और जो कैथरीन बार्कले है उसे देखती है, चोट के अंदर थोड़ी सी सिंपथी नहीं इंसान को मिल जाती जब चोट वगैरह लगी हो, तो वो फिर इस तरह से सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वो कहती है हाय फ्रेडरिक हेनरी, मैं तेरा ख्याल रखूँगी, मैं आ गई हूँ। फ्रेडरिक हेनरी कहता है ये देखो मुझे लगी है चोट। तो फिर इस तरह से ना दोनों के दरमियान जो कोई हद कोई नहीं रहती, जो फिज़िकल रिलेशनशिप है यानी
यानी सेक्स वगैरह भी ये करते हैं। और ये हमारी कैसी होगी, यानी ये कैथरीन बार्कले को प्रेग्नेंट भी कर देता है। फ्रेडरिक हेनरी उसी हॉस्पिटल के अंदर अभी ज़ख्मी है। अब यहाँ पे ये एक अहम पॉइंट याद रखिएगा कि इस मिलान हॉस्पिटल के अंदर जब फ्रेडरिक हेनरी आता है और इसकी अभी तक कैथरीन बार्कले के साथ मुलाकात नहीं ना हुई होती, यानी इसे नहीं पता चलता कि कैथरीन भी यहाँ पे है, तो ये उनसे कहता है डॉक्टरों से कि मुझे जल्दी से ठीक करो, घुटने पे थोड़ी सी चोट आई है, मैं दोबारा जाना है मैदान जंग के अंदर। तो ये उसे कहते हैं कि ये तुम्हारे घुटने पे जो चोट आई है ना, तुम्हें कम अज़ कम भी 6 मंथ यानी 6 माह यहाँ पे बेड रेस्ट करनी पड़ेगी और फिर जाके तुम ठीक होगे। तो ये कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं उससे पहले ही ठीक होना है। तो ये कहता है बुलाओ अपने सीनियर डॉक्टर को, मैं उनसे बात करूं। तो मिलान हॉस्पिटल वाले अपने सीनियर डॉक्टर वेलेंटिनी को मंगवाते हैं। तो ये आकर फ्रेडरिक हेनरी से मुलाकात करता है और फ्रेडरिक हेनरी उसे कहता है कि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर के अंदर सेकंड लेफ्टिनेंट हूँ, देखिए मेरे बगैर उधर कितने सोल्जर जख्मी हो रहे होंगे, ये घुटने के ऊपर थोड़ी सी चोट आई है और ये कह रहे हैं कि 6 मंथ की यहाँ बेड रेस्ट करूँ मैं इस हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ जंग लगी हुई है, तो मुझे तो लोगों की खिदमत करनी है। तो डॉक्टर वेलेंटिनी जो इसके ज़ख्म को अच्छी तरह से जांचता है और वो कहता है कि 6 माह की तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसका अभी हाल ही में ऑपरेट कर दूंगा और आप ठीक हो जाओगे और इसके बाद चले जाइएगा। तो ये कहता है बहुत शुक्रिया। लेकिन जब इसकी मुलाकात हो जाती है कैथरीन बार्कले के साथ, तो फिर इसका यहाँ से निकलने पे दिल नहीं करता। हालांकि इससे पहले डॉक्टर वेलेंटिनी ने इसका ऑपरेट कर दिया होता है और ऑपरेट होने के बाद जाहिर बात है 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा, तो इसको जाना पड़ेगा। तो जब इसका ऑपरेट हो चुका होता है ना, तो तब इसकी मुलाकात होती है कैथरीन बार्कले के साथ। और अब ये कह रहा होता है कि मैं ऑपरेट एवं करवा लिया, 6 माह तो वो कह रहे थे। तो अब ये यहाँ से ना जा नहीं रहा होता। तो मिलिए कबाब में हड्डी यानी एक न्यू करेक्टर मिसिज वॉन से। अब ये जो मिसिज वॉन है ये इस पूरे हॉस्पिटल की, मिलान हॉस्पिटल की एमएस होती हैं, यानी मेडिकल सुपरिटेंडेंट होती हैं, सारा कुछ इनके कंट्रोल में होता है। ये देख रही होती है इनको फ्रेडरिक हेनरी को और कैथरीन बार्कले को कि ये क्या मतलब बाहर जंग लगी हुई है और ये इसको पकड़ के प्रेग्नेंट कर दिया, पता नहीं कब से बिछड़े मिले हैं हॉस्पिटल के अंदर, इनको ये सब करना है। तो और ये कहती है फ्रेडरिक हेनरी को, देखो तुम्हारा डॉक्टर वेलेंटिनी ने ऑपरेट कर दिया, तुम कह रहे थे मैं कि इधर ज़्यादा नहीं रुकना, अब जाओ। तो ये कहता है कि नहीं ये दर्द हो रही है मुझे, मैं कहाँ पे जाना है। तो ये कहते हैं जाओ। और ये ना बड़ी शराब पीता है जानबूझ के, कि वाइन पीता है, अभी मैं और कमज़ोर हो जाऊँगा तो फिर ये मुझे यहाँ से नहीं निकालेगी। तो ज़्यादा वाइन यानी शराब पीने की वजह से फ्रेडरिक हेनरी को जॉन्डिस एक बीमारी हो जाती है। और जब एमएस मिसिज वैन को ये पता चलता है, पहले ही बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ, ऑपरेट करा के जाने का नाम पहले नहीं ले रहा था, तो अब इसने जॉन्डिस करवा लिया। तो वो कहती है इसकी वाइन बंद करो, मुझे पता है कि जानबूझकर इसने ये काम किया है। और वो एमएस होती है, सारी बात है, हॉस्पिटल की हेड होती है। तो जो अमेरिकन मिलिट्री होती है वो डायरेक्ट उनसे रब्ता करती है कि आपका एक एम्बुलेंस लेफ्टिनेंट ड्राइवर साहब यहाँ पे पड़े हुए हैं और कैथरीन बार्कले हमारी हॉस्पिटल की नर्स है, उसकी जान कोई नहीं छोड़ रहा और ये चोट इसकी ठीक भी हो गई, इसका ऑपरेट भी हो रहा है, तो इसको लेके जाओ यहाँ से। ये क्या इधर इन्होंने नया ड्रामा लगा रखा है। तो अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस मिस वैन से कहती हैं कि आप इसकी ये जॉन्डिस जो डिजीज़ नहीं इसने बना ली है, इसको ठीक करें, इसके बाद भी अगर ये ना यहाँ से जाए तो आप हमें बताइएगा, फिर हम खुद आएंगे। तो ये एमएस मिसिज वॉन आकर फ्रेडरिक हेनरी से कहती है कि अब इसको मैं ठीक करती हूँ, इसकी मेडिसिन वगैरह तो मैं देती हूँ जॉन्डिस की, और इसके बाद तुम ठीक होकर निकल जाना, वरना फिर अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस खुद आकर तुमसे निपटेगी। तो अब फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कले को ये अंदाज़ा हो जाता है कि ये मिस वैन जो एमएस है ये हमें अब ज़्यादा तक यहाँ पर टिकने नहीं देगी। तो जो कैथरीन बार्कले होती है ये उसे कहती है कि मैं हो चुकी हूँ प्रेग्नेंट, और बात ये है कि अब जंग के ऊपर जाना और अपना भी ख्याल रखना, क्योंकि अब तुम बाल बच्चे वाले हो गए हो, मेरा भी ख्याल करना। तो जो ये होता है फ्रेडरिक हेनरी जो कि पहले ही नहीं यहाँ से जाने का नाम ले रहा होता, तो वह कहता है बस अब ये जंग ख़त्म हो तो फिर हमने ना शादी कर लेनी है, तो मेरा इंतज़ार करना, ठीक है। तो ये कहती है हाँ हाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और अब तुम ठीक हो गए हो तो चलो जाओ। अब दोबारा जब फ्रेडरिक हेनरी जंग के अंदर जाता है तो इसका दिल नहीं लग रहा होता, दिल तो ये छोड़ आया हॉस्पिटल, यहाँ क्या लगेगा, मतलब ये पहले वाले जोश से काम नहीं कर रहा होता। लेकिन जर्मनी को इटली के ऊपर बड़ा जोश आ जाता है, वो ना रॉकेट के ज़रिए से ऊपर इनके हमला करना शुरू कर देते हैं इटली वालों के ऊपर। और जो इटली की फ्रंट लाइन होती है ना, उससे बड़े ये एम्बुलेंस ड्राइवर, बड़े सोल्जर्स ये भागना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर बात है आपने ना जंग के अंदर कभी नोट किया होगा या जंग को पढ़िएगा, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के ऊपर
लेक्चर मौजूद हैं, कभी जब आप फ्री हो ना तो उन्हें ज़रूर देखिएगा कि जो फ्रंट लाइन सोल्जर्स होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा फायरिंग भी करना पड़ती है और सबसे ज़्यादा मरते भी उन्हीं में से हैं। जो पीछे होते हैं उनमें से क्या किसी ने मरना। और कुछ जब सोल्जर्स मर रहे होते हैं ना तो दूसरे सोल्जर डर की वजह से पीछे भागना शुरू कर देते हैं। और कर्नल जो मेजर्स होते हैं, जो कंट्री होते हैं, उन्हें चाहिए होते हैं जो ब्रेव सोल्जर जो फ्रंट लाइन के अंदर जाके लड़ें और आगे ही बढ़ते चले जाएं, दूसरे के मुल्क के अंदर घुस जाएं जाके और उनको शिकस्त दे दें। शिकस्त इस तरह से होती है कि फ्रंट लाइन ही आगे बढ़ती चली जाती है और बाकी लाइंस भी फिर आगे बढ़ती हैं। अगर फ्रंट लाइन से ही बंदे पीछे आना शुरू हो जाएं तो फिर शिकस्त उस मुल्क की हो जाती है जहां से सोल्जर हटना शुरू हो जाए। तो अब ना ये जो इटालियन सोल्जर्स होते हैं ये फ्रंट लाइन से पीछे हटना शुरू हो जाते हैं और जब आला ओहदेदारान यानी ये इटालियन जो मेजर वगैरह होते हैं ये देखते हैं कि फ्रंट लाइन हमारी खाली हो रही है और जर्मनी तो आगे बढ़ता ही आ रहा है, तो ये अपने सोल्जर्स को जो पीछे हट रहे होते हैं ना उन्हें मारना खुद ही शुरू कर देते हैं कि चल नहीं तो आगे जाके लड़, नहीं तो गोली खा। इस तरह से जंग के अंदर बड़ा होता है। तो फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो डू और डाई की सिचुएशन में या करो या मरो, तो फिर इनको फ्रंट लाइन के ऊपर जाके लड़ना ही पड़ता है। और जब फ्रेडरिक हेनरी ये देखता है कि इसके जो दोस्त एम्बुलेंस ड्राइवर हैं उनको ये मारी जा रहे हैं, यानी ये खुद ही उनको मारी जा रहे हैं, हम तो लोगों की मदद कर रहे हैं, ये अपने ही हमें मारी जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डर जाता है और इसके दिल में ये ख्याल आ जाता है कि कहीं ये अब मुझे भी ना मार दें। तो फ्रेडरिक हेनरी बहुत ज़्यादा डर जाता है, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। अब ये अपनी एम्बुलेंस के अंदर ना 2 गर्ल्स को लेकर आ रहा होता है और 2 सोल्जर्स यानी सर्जन्स होते हैं, ज़ख्मी होते हैं, उनको एम्बुलेंस के अंदर लेकर आ रहा होता है। तो ड्राइवर जो होता है वो चला रहा होता है, ये साथ बैठा होता है, कभी ये चलाता है कभी वो चलाता है, इन 2 बंदे गाड़ी को मेंटेन कर रहे होते हैं। तो एक मड के अंदर यानी जो होता है ना कीचड़, उसके अंदर फंस जाती है एम्बुलेंस। तो ये कहता है कि आप बाहर निकलो। जो होते हैं 2 सर्जन्स जो ज़ख्मी हुए होते हैं कि थोड़ा सा धक्का लगवा दो हमारे साथ। तो वो इतने डरे पड़े होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने बाहर कोई नहीं निकलना, बाहर तो रॉकेट गिर रहे हैं, बॉम्बिंग हो रही है। तो फ्रेडरिक हेनरी को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसी फिर मतलब हम ही हैं जो दारों को सिक्योर कर रहे हैं और हम ही में से लोगों को ये मारी जा रहे हैं। तो फ्रेडरिक हेनरी पिस्टल निकालता है और एक को वहाँ पर मार देता है और उसे खींच के बाहर फेंकता है, चल अब यहाँ पड़ा रहे। यानी इस तरह से उसका माइंड लेवल देखें कितना ऊपर एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से चला जाता है और वो बेरहम हो जाता है फ्रेडरिक हेनरी। और अब ना जब ये फिर वहाँ से मतलब ये थोड़ा सा किस्सा आपको बताया ताकि आपको समझ आ सके कि किस तरह से वॉर माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करती है, असरअंदाज होती है। तो फ्रेडरिक हेनरी अपना जंग से भागना चाहता है, वो एक रिवर के अंदर छलांग लगाता है और बड़े ही दिनों तक तैरता तुरता मिलान के अंदर पहुंच जाता है। और जब ये हॉस्पिटल के अंदर जाता है और कैथरीन बार्कले से मिलने के लिए कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं, मुझे नहीं लड़ने को जंग, तुम भी आ जाओ, कहीं दूर जाके नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। तो कैथरीन वहाँ मिलान हॉस्पिटल के अंदर होती ही नहीं। अब फ्रेडरिक हेनरी उधर से पूछता है कि यहाँ पे कैथरीन बार्कले लड़की थी वो किधर चली गई है। तो काफ़ी पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि स्ट्रिया टाउन के अंदर वो लड़की चली गई है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो अब ये पकड़ता है ट्रेन और जाता है स्ट्रिया टाउन के अंदर और वहाँ जाकर कैथरीन बार्कले से मिलता है। उसे कहता है कि इन्होंने तो हमें ही मारना शुरू कर दिया, मैं जंग जुंग छोड़ के आ गया हूँ, चलो अब हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। तो कैथरीन बार्कले कहती है कि हाँ ठीक है। तो ये एक बोट के ज़रिए से ना समुद्र में सफ़र करते हैं, करते चले जाते हैं और स्विट्ज़रलैंड के अंदर चले जाते हैं, यानी ये अदर कंट्री है स्विट्ज़रलैंड। और जब ये वहाँ पे चले जाते हैं तो वहाँ पे एक जगह पे ऊपर रहना शुरू कर देते हैं। फिर ये जगह चेंज भी करते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है ना कैथरीन बार्कले, और ये कहता है कि किसी हॉस्पिटल के नज़दीक रहते हैं ना तो वहाँ पे जब डिलीवरी वगैरह हो तो फिर हमें जो है ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े। तो कैथरीन बार्कले कहती है कि ठीक है। तो ये हॉस्पिटल के नज़दीक जाकर रहना स्विट्ज़रलैंड के अंदर शुरू कर देते हैं। अब जब कैथरीन बार्कले की डिलीवरी हो जाती है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि स्टिल बॉर्न बेबी पैदा हुआ है, यानी ऐसा बच्चा जो कि पहले से ही मरा हुआ था और बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से 1-2 दिन बाद जो कैथरीन बार्कले है इसकी भी डेथ हो जाती है। अब फ्रेडरिक हेनरी हॉस्पिटल से खाली हाथ इस तरह से वापस आ रहा होता है कि इसके माइंड में ये चल रहा होता है कि मैंने जो सफ़र किया ना कैथरीन बार्कले के साथ, कभी बोट के अंदर कभी कितनी टेंशन के अंदर आए हैं, तो इसी टेंशन की वजह से हमारा बेबी मर गया और अब ये डिलीवरी के वक्त ज़्यादा खून बह जाने की वजह से मेरी कैथरीन बार्कले की भी डेथ हो गई है, तो मेरी दुनिया के अंदर अब रह क्या गया है। तो ये बड़ा परेशान हॉस्पिटल से आ रहा होता है और इसके माइंड के अंदर ये बातें चल रही होती हैं। तो यहाँ पर ही ये नावल एड हो जाता है। अब इस नावल के ज़रा टाइटल को देखें कि आ फेयरवेल टू आर्म्स। यहाँ पे जो फेयरवेल है, फेयरवेल का तो सबको पता है कि मीनिंग होता है गुड बाय, और आर्म्स वैसे बाजुओं को कहते हैं लेकिन यहाँ पे असले को
कहा गया है। असला जो होता है ना, वेपन्स, उसे कहते हैं आर्म्स। तो ये कह रहा होता है अपने माइंड के अंदर, अब फेयरवेल टू आर्म्स, यानी गुड बाय सारे हथियारों कि अब मैं तो हार चुका हूँ, क्या हाथ आया किसी के। तो इस तरह से अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे के जितने भी वर्क आप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वार 1 का इम्पैक्ट उसके अंदर जरूर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आप फेयरवेल टू आर्म्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे का एक और फेमस वर्क द सन आल्सो राइजेस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।